ओके, चलिए स्वागत है आप सभी का स्टील स्ट्रक्चर के सेकंड क्लास में। ठीक है, और जो लोग मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग अगर लाइव चाहते हैं ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, उस पर ज्वाइन हो जाइए और या कि व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रो लिया था कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर करने क्या वाले हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है स्टील भाई, और किस तरीके से अपन डिजाइन करने वाले हैं, उसका सिलेबस देखा था। एक बेसिक बेसिक लेक्चर कल पढ़ लिया था। ठीक है ना, आया था कल इतना समझ में आपके? ओके, तो आज अब कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। और आज पढ़ेंगे अपन स्टैंडर्ड। आज वही बेसिक चैप्टर ही है अभी, आज बस और बेसिक बेसिक करेंगे, कल से कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज ये बेसिक चैप्टर में सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एकदम विजुअल सब कुछ दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो पहली बात करें किसकी, बीम सेक्शन की। देखो यार, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन का मतलब ये कि हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ना, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं आप लोग जानते हो। पहला चीज तो कौन कौन से यूज होंगे, बीम यूज होगा। ठीक है, बीम सेक्शंस यूज होंगे, चैनल सेक्शंस यूज होंगे, एंगल सेक्शंस यूज होंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं जिससे मिलकर के हम लोग अपने स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, वो सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्हीं सेक्शंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, उन्हीं सेक्शंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला होता है अपना कौन सा, बीम सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है अपना, बीम सेक्शन। मतलब ये जो सेक्शंस है इन्हीं से अपने को अपना स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना, इन्हीं से अपने को अपना स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहला है आपका कौन सा, बीम सेक्शन। अच्छा, ये जो बीम सेक्शन होती है ना, ये कई प्रकार की होती है। आपके पास सभी के पास आईएस कोड होगा, है ना, आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड होगा। तो जब हम लोग सेक्शन डिजाइन करते हैं ना, तो उसी आईएस कोड के अनुसार अपन देखते हैं, है ना, इन सारे सेक्शंस को अडॉप्ट करते हैं। किस बेस पर कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ना, उस बेस पर। क्या बोल रहा हूँ, स्टील कोड के, स्टील कोड है जो आपका, ठीक है, उस कोड में, उस कोड के अनुसार अपन देखते हैं कि कितने स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा सेक्शन हम लोग को अडॉप्ट करना है। जब अपन डिजाइन करेंगे सेक्शन की तब लेंगे, पर फिलहाल होते कितने प्रकार की ये समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला कौन सा आपका, आई ISLB। ठीक है, दूसरा है आपका ISMB, ISMB। तीसरा होता है आपका ISWB, ISWB। चौथा होता है आपका ISHB। ठीक, ISHB। ठीक है, एक होता है आपका ISST। ठीक है, ISST। ये कुल मिलाकर के इतने सेक्शंस होते हैं बीम के। जब भी आप बीम डिजाइन करोगे तो जो आप सेक्शन चूज करोगे वो इन्हीं में से कोई होगा, उन्हीं में से कोई एक होगा। ओके, और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो हमको वहां पे देखनी होगी। इनका क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनमें से ही कोई होगा। तो समझिए क्या क्या इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ISLB का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट, LIGST, लाइट वेट बीम सेक्शन। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, आई मतलब इंडियन, एस मतलब स्टैंडर्ड, एल मतलब लाइट वेट, बी मतलब बीम सेक्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका। सेम चीज यहाँ भी, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, एम मतलब मीडियम वेट बीम सेक्शन, मीडियम वेट बीम सेक्शन। ओके, एल बी मतलब सिंपल से लाइट वेट, एम बी मतलब मीडियम वेट। ISWB की अगर बात करें तो, ठीक है, ISWB की इंडियन स्टैंडर्ड तो यहाँ भी कंपलसरी है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड तो यहाँ भी सेम है। आगे हो जाएगा वाइड वेट। ठीक है, वाइड वेट बीम सेक्शन। ओके, वाइड वेट बीम सेक्शन। ISHB का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद वाइड वेट बीम सेक्शन। ठीक है, ISHT, सॉरी अभी ISSB नहीं है, ISHT है। इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ भी कॉमन है, वाइड फ्लेंज। ठीक है, इसका होता है वाइड फ्लेंज बीम सेक्शन। ठीक है,
ठीक है। एसटी मतलब वही फ्रेंच के रूप में देखते हैं, वाइड फ्रेंच बीम सेक्शन। आईएसएसटी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग वेव, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन है। एसएसटी का मतलब होता है आपका लॉन्ग वेव सेक्शन, ठीक है, लॉन्ग वेव सेक्शन। अब ये फ्रेंच वेव क्या है, बेसिकली टी सेक्शन की बात कर रहा है। एज अ बीम सेक्शन अपन टी सेक्शन यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा है सोम के अंदर तो टी सेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। आपने पढ़ा भी होगा ना, आरसीसी डिजाइन में अपन टी सेक्शन डिजाइन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि यार ये जो टी सेक्शन होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अन्य बीम्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, खर्चा कम होता है, मटेरियल कम लगता है। तो टी सेक्शन की बात कर रहा है। ये वाला इसका पार्ट आपका फ्रेंच कहलाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका इसका वेव कहलाता है। उसी की बात कर रहा है ये, वाइड फ्रेंच बीम सेक्शन और लॉन्ग वेव सेक्शन। ओके, ये तो बात होगी आपकी बीम सेक्शंस की। ओके, ये तो बात होगी आपकी बीम सेक्शंस की, ये लिख लिया आपने। ओके, अगला है आपका कौन सा, एंगल सेक्शंस, ठीक है, अगला है आपका कौन सा, एंगल सेक्शन। अगला है आपका एंगल सेक्शन, हेडिंग डालिए, अगला है एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन। ओके, एंगल सेक्शन क्या होते हैं, पहला तो होता है आपका इक्वल एंगल सेक्शन, पहला है आपका क्या, इक्वल सेक्शन। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका अनइक्वल सेक्शन, अनइक्वल सेक्शन। और थर्ड क्या है आपका, बल्ब एंगल, ठीक है, थर्ड होता है आपका बल्ब एंगल। एंगल सेक्शन क्या, देखो आपने अक्सर देखा होगा एंगल्स को, एंगल से देखे हम लोहे के बड़े बड़े एंगल, एंगल मतलब ऐसा होता है उसका सेक्शन, इस तरीके का, इस तरीके का, है ना। अगर इसको अपन पीछे प्रोसीड करें तो कुछ ऐसे रहा करता है, ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके का कुछ एंगल आपने देखे होंगे ना, जैसे जो भी आपने स्टील का स्ट्रक्चर, इसका सबसे बढ़िया आपने एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आपने वो देखा है टावर, टावर देखा है क्या, जो एंगल टाइप के बने होते हैं ऐसे, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कुछ, है ना, ऐसे रहता है एंगल, एक ऐसे रहता है, एक उसके परपेंडिकुलर रहता है, इस तरीके से, उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। एंगल मतलब ऐसे कुछ बना होगा ना, एंगल टाइप का, एंगल ऐसे कोण देते हैं ना, कोण के निशान कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल, एंगल ऐसा होता है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल का मतलब एंगल साइज का होगा वो, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये कौन भाई साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सोदा जी, ज्योति मौर्य, अभी एक्सेप्ट करें। यार ये इतने लेट क्यों करते हैं लोग, यशोदा आप टाइम की पक्की रही है भाई, ठीक है। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ना दो लोगों की रिस्पेक्ट करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। पहला तो टाइम की, और दूसरा खुद की, ठीक है। यही जो दो लोग हैं ना जो आपको जिंदगी में वहां पहुंचा सकते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है, बस इन दो चीजों की रिस्पेक्ट कर लीजिए। टाइम का इतना पक्का रहिए यार कि 1 मिनट भी देर नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समझौता कर लो, कभी टाइम समझौता मत करना। 9:30 टाइम है तो 9:30 पहुंचना है एकदम, ठीक है, डिजिट रहिए एकदम डिजिट। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इक्वल इक्वल सेक्शन समझ में आया, अनइक्वल सेक्शन समझ में आया, बल्ब एंगल समझ में आया, ठीक है, चारों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, सभी को आ गया समझ में। अरे बताइए कहाँ भी समझ में आएगा, ठीक है, अभी तो दिखे हैं बस। इक्वल सेक्शन क्या होता है, इक्वल सेक्शन, इक्वल सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला ना, उसकी दो पार्ट होती है किसी एंगल की, ठीक है, किसी एंगल के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो किसी एंगल के दो पार्ट होते हैं। एक वाले पार्ट को बोलते हैं, जैसे ये जो एंगल सेक्शन होता है, मान लो ये वाला सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है, इस वाले क्या बोलते हैं, कनेक्टेड, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, दोनों इसके लेग कहलाते हैं, तो लेग फर्स्ट हो गया ये आपका, और ये आपका लेग सेकंड हो गया, ठीक है। अभी चूंकि जो में दोनों में जो कनेक्टेड होगा उसको कनेक्टेड लेग बोल देंगे, जो बाहर की तरफ होगा उसको आउटस्टैंडिंग लेग बोल देंगे। पर फिलहाल आप समझ लीजिए, ये मान लेते हैं दो इसके लेग हो गए, लेग मतलब पैर हो गए, ठीक है। तो ये जो दो इसके लेग हैं, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब लेग फर्स्ट इज इक्वल टू लेग सेकंड, तो इसको बोलेंगे ये इक्वल एंगल है, क्या है भाई, इक्वल एंगल है। पर अगर ये दोनों एंगल जो है तो आपके इक्वल नहीं है, मतलब आपका कोई एक लेग बड़ा है दूसरा लेग छोटा है, ये आपका मान लेते हैं लेग फर्स्ट है, ये आपका मान लेते हैं लेग सेकंड है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक लेग बड़ा है या छोटा है, माने दोनों इक्वल नहीं है, लेग फर्स्ट इज नॉट बी इक्वल टू लेग सेकंड, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन। वर्ल्ड एंगल क्या होता है, वर्ल्ड एंगल मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा एंगल जिसमें ऊपर एक बल्ब प्रकार की का पार्ट लगा हो, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया जाए, बल्ब लगा दिया जाए, ठीक है,
वल्ब लगा दिए जाए तो इसको बोलते हैं अपन वल्ब एंगल सेक्शन। ठीक है भाई, ठीक है। अब बोलो कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह में इनके यूज होते हैं। ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे ना अपन डिटेल में तो समझ में आएगा। आवाज आ रही है सौदा आपको? और कौन, एक राज? ओके ओके, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, इक्वल अनइक्वल बल्ब, ये तीनों क्लियर हो गए एंगल सेक्शन। अगला है आपका चैनल सेक्शन। ठीक है, एंगल के बाद बात करेंगे चैनल सेक्शन की। ठीक है, ये लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चैनल सेक्शन, ठीक है, जहां पे कोई डाउट रहो पूछते रहो, है ना, जैसे बैठे हो, जैसे सामने ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहा करो। चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन क्या होता है? देखो चैनल सेक्शन ऐसे होता है, एक पार्ट इसका ऐसे रहेगा और दूसरा पार्ट इसका इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से दो चीजों को मिला करके बनाया जाता है एक्चुअली में, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके चैनल सेक्शन कहलाते हैं। ये इस तरीके से समझिए ना इसको, ये आपने ऐसे देखा, मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है यार, इसको मैं कैसे समझाऊं। आपने वो देखा है क्या, पिन देखा है, स्टेपलर पिन देखा है? स्टेपलर पिन, स्टेपलर पिन की एक पूरी रो देखी है, मतलब एक स्टेपलर पिन नहीं, जब अपन उसको डालते हैं स्टेपलर के अंदर तो एक पूरी उसकी रो रहती है ना, पूरा एक, तो कैसे दिखती है आपकी, कुछ कुछ ऐसे दिखती है क्या? इसको मैं बड़ा कर दूं तो ऐसे दिखाई देगी ना, ऐसा रहता है ना कुछ, ऐसे हो, ऐसे ही रहता हो, ऐसे रहता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, याद होगा अगर आपको तो, ऐसे रहता है। अब अगर ऐसा ही अपन कोई स्टील का, ऐसा ही यदि आप मान लीजिए कोई स्टील का मोटा सा लंबा सा बना दोगे तो उसी को बोलेंगे चैनल सेक्शन। अब हुआ क्लियर? हो गया भाई? सब कैसे कैसे उदाहरण दिला देते हो बताओ, पर आगे समझ में नहीं आया। वो जो स्टेपलर पिन वो एक छोटा है, लेकिन अगर वही चीज अपन स्टील की बना दें, बड़ी सी तगड़ी थोड़ी मोटी सी, वो कहलाएगा आपका चैनल सेक्शन। ठीक है ना, एंगल तो समझ में आ गई है। अब बात करेंगे फ्लैट्स की। ठीक है, अगला है आपका कौन सा, फ्लैट्स। अगला क्या है आपका, फ्लैट। फ्लैट क्या होता है आपका? फ्लैट मतलब समझ सकते हो सीधा प्लेट, स्टील की प्लेटें। ठीक है, स्टील की प्लेटें समझ सकते हो आप, कुछ प्लेटें मोटी होंगी, कुछ प्लेटें पतली होंगी। ठीक है, प्लेट देखिए आपने स्टील की, जैसे स्टील की प्लेट का बेस्ट उदाहरण बताते हैं, रुको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। पर फिलहाल समझ लीजिए कि एक ऐसी स्टील की प्लेट है, ठीक है, ऐसे बड़ी सी, जिसकी कुछ कुछ थिकनेस भी है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ इसकी थिकनेस भी है। ठीक है, जिसका यूज करते हैं अपन बनाने के लिए अपने स्ट्रक्चर्स को, ये कहलाते हैं अपने फ्लैट्स। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली, फ्लैट हो गया और एक होती है प्लेट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, फ्लैट के अंदर और प्लेट के अंदर डिफरेंस क्या है, फ्लैट की लंबाई और चौड़ाई अधिक होती है, बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू उसकी थिकनेस की। थिकनेस एकदम हल्की सी होगी, एकदम हल्की माइनर सी। ठीक है, बहुत पतली होगी, ये प्लेट है फ्लैट है। ठीक है, तो इसकी देख लो लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी थिकनेस। ठीक है, और इसकी जो है तो थोड़ी थिकनेस भी होती है अच्छी खासी। ठीक है, फ्लैट्स के अंदर, सॉरी प्लेट के अंदर, ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये आपका फ्लैट है। तो फ्लैट और प्लेट में इतना अंतर है कि उसकी थिकनेस एज कम्पेयर टू लेंथ और विड्थ बहुत कम होती है, और इसमें ऐसा नहीं होता, इसकी भी थिकनेस थोड़ी बहुत होती है। ये हो गए आपके फ्लैट्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन अपन यूज करेंगे अपने पूरे स्टील डिजाइन में। जैसे बोले ना कि यार हमको कोई स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो अपन वहां एक सेक्शन चूज करते हैं, तो बोले कौन सेक्शन चूज करेंगे, तो या तो चैनल बनाएंगे अपन, या तो फ्लैट्स यूज करेंगे, या तो एंगल यूज करेंगे, या इन सबको मिला के कोई सेक्शन बनाएंगे, इस पर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमको इनके बारे में पढ़ना इसलिए था क्योंकि इनका यूज करके अपन सेक्शन आगे बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने बोला कि आपको चैनल सेक्शन मिला करके बनाना है, दो चैनल को मिला करके एक कंबाइंड सेक्शन बना देना है। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी मजबूती चाहिए। ठीक है, आपको अपने स्ट्रक्चर पे कितना लोड बियर करवाना है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना किस तरीके से आप मटेरियल को डिजाइन करोगे, कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, डिपेंड करेगा कि लोडिंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, आगे सब समझेंगे, अभी डिटेल में भी तो बेसिक लेक्चर चल रहा है अभी। ओके, अब कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं जो आपको अपनी मुंह जवानी में याद रखनी है। ठीक है, एकदम आपके टिप पे होना चाहिए, फटाफट लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसके बाद बस ये चैप्टर कंप्लीट ही है, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कनेक्शन। लिखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस फटाफट। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, पहला नंबर, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस।
समझ में आया? मतलब कोई एक्सिस है, उस पे मैक्सिमम ये सिग्मा एसी डिनोट करेंगे इसको। मैक्सिमम इस सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन आप कितना लगा सकते हो किसी बॉडी पर, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होगी वो लेते हैं अपन कितना, सिग्मा एसी इक्वल टू 0.6 एफ वाई। क्या लेंगे भाई? 0.6 एफ वाई, ठीक है। 0.6 एफ वाई। एफ वाई क्या चीज है? एफ वाई जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी मटेरियल आप बना रहे हो, चाहे आप एच वाई एस डी की प्लेटें यूज कर रहे हो, चाहे आप माइल्ड स्टील का सेक्शन यूज कर रहे हो, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। क्या भाई? यील्ड स्ट्रेंथ। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो आपको पता है कि 250 होती है, 250 न्यूटन पर mm²। अगर मैं बात करूं कि एच वाई एस डी बार्स की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो बताओगे आप 415 होती है और 500 होती है, दो प्रकार की। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसमें अपन 0.6 एफ बाई का मल्टीपल करके ये इसका सिग्मा एसी निकाल लेंगे। बात सही है ना? आवाज क्लियर, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। सेम चीज है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा एटी से। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस स्टील बार के अंदर मैक्सिमम क्या निकाला है, सिग्मा एसी कंप्रेसिव में निकाला है ना, दबा करके फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर अपन समझे कि अगर यही चीज को मैं टेंसाइल कर दूं, ठीक है, टेंसाइल लोडिंग कर दूं, तो कितना लोड होगा, ठीक है, उस सिग्मा 80 टेंसाइल को सिग्मा 80 से, सिग्मा मतलब परमिसिबल हो गया, 80 मतलब टेंसाइल, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा 80 से। इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? इसकी भी 0.6 एफ बाई लेते हैं, ठीक है, इसकी भी 0.6 एफ बाई लेते हैं। जैसे एफ बाई क्या है? एफ बाई आपका वही यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वही वो यील्ड स्ट्रेस है किस पर, ठीक है, वही आपका जो है यील्ड स्ट्रेस होता है किसी मटेरियल के। जैसे माइल्ड स्टील का 250 है, एच वाई एस टी बार का 415 है, बाकी 500, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेंडिंग के बारे में आपने बहुत खूब पढ़ा होगा यार, सोम के अंदर, आरसीसी के अंदर, ठीक है। अगला लिखेंगे 3rd नंबर, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेंडिंग कंप्रेसिव क्या है? मतलब जैसे कोई बीम है, ठीक है, जैसे मान लेता कोई बीम है, दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लोडिंग लगी, इस लोडिंग के कारण ये बीम ऐसे बेंड हुई, ठीक है, लोडिंग के कारण ऐसे बीम मान ली क्या होगी, बेंड हो गई। अच्छा, बीम बेंड हुई तो इसकी अपर सरफेस पे क्या कंप्रेशन आया, बाहरी सरफेस पे टेंशन आया, अपर सरफेस कंप्रेशन, नीचे वाले सरफेस पे टेंशन। तो इस अपर सरफेस पर इस बेंडिंग के कारण मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आ सकता है, ठीक है, इस लोडिंग के कारण इस बीम पर मैक्सिमम कंप्रेसिव कितना, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आ सकता है, उसकी बात करते हैं। इसको डिनोट करते हैं अपन पता किससे, सिग्मा बीसी से। ये तो याद होगा यार, मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिव कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? ये लेते हैं अपन 0.66 एफ वाई। कितना लेते हैं? 0.66 एफ वाई। सेम चीज अगर टेंसाइल के अंदर बात करें, ठीक है, सेम चीज, मैक्सिमम परमिसिबल, ये दिख रहा है सबको क्लियर? इधर का, ठीक है, ये अलग है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। इसकी वैल्यू होती है कितनी? सिग्मा 80 से डिनोट करते हैं। ये होता है, सॉरी, सिग्मा 80 नहीं, सिग्मा बीटी से। कौन सा वाला? सिग्मा, ये मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। चलिए समझा देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.66 एफ बाई, ठीक है। देखो होता क्या है बाबू, समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं कोई बीम है आपकी, ठीक है, बीम समझिएगा, बीम के ऊपर आती है लोडिंग, इस तरीके से कुछ यूडियल लोडिंग मान लीजिए लग रही है। अब यार लोडिंग के कारण बीम क्या होगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, है ना, इस तरीके से मुड़ जाएगी बीम आपकी। तो जब ये मुड़ेगी यार, किसी चीज को ऐसे मोड़ दो ना, ऐसे ऐसे अगर अंदर की तरफ मोड़ोगी तो इसकी जो अपर वाली सरफेस है ना, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, अंदर की तरफ सिकुड़ेगी, मतलब अंदर की तरफ कंप्रेस होगी, तो ऊपर आएगा कंप्रेशन। ये वाली सरफेस दूर जाएगी, मतलब इसके अंदर आएगा आपका टेंशन, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग के कारण ये इस सरफेस पे कंप्रेशन आ रहा है ना, अब ये सबसे ज्यादा होगा एकदम इसकी ऊपर वाली सरफेस पे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे कंप्रेशन कम होता जाएगा, और एक बिंदु होगा जहां पे जीरो हो जाएगा, एक ऐसी लाइन होगी जहां पे ये सब कुछ जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये जो कंप्रेशन जीरो हो जाएगा और वहां से टेंशन स्टार्ट, यहाँ तक कंप्रेशन, फिर एक जगह आएगा जहां पे जीरो, फिर यहाँ से टेंशन स्टार्ट, टेंशन बढ़ते बढ़ते सबसे नीचे वाली लेयर पे मैक्सिमम टेंशन। तो ये जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं बताएंगे आप क्या?
जहां पे ना तो कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है ना तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, ओके। उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो ये जो ऊपर वाला कंप्रेशन उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.66 एफ बाई, नीचे वाले की भी 0.66 एफ बाई, ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं अपन, ठीक है। डायरेक्टली यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं अपन टाउ, तो शियर स्ट्रेस डिनोट करते हैं, एवरेज की बात हो रही तो एवरेज लिख देंगे, टाउ एवरेज बराबर होता है 0.4 एफ वाई, ठीक है। क्या होता है भाई? 0.4 एफ वाई, ओके। एफ बाई वही, सब में केस में एफ बाई वही, अगर माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो तो एफ बाई आपका क्या होगा? एफ बाई आपका यील्ड स्ट्रेस होगा, सबके केस में सेम है। अगर बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की, ये तो एवरेज शियर स्ट्रेस है, ठीक है। ये टाउ एवरेज है। टाउ एवरेज कैसे निकालते हैं? लोड आउट ऑफ, ठीक है, लोड आउट ऑफ एरिया, ठीक है, सिंपल सा। शियर स्ट्रेस आउट ऑफ एरिया, ओके। शियर स्ट्रेस आउट ऑफ एरिया डिनोट करते हैं तो एवरेज आ जाता है आपका। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ये कितना होगा आपका? इसको डिनोट करेंगे टाउ मैक्स से, और इसकी वैल्यू लेंगे अपन 0.45 एफ वाई। डायरेक्टली वैल्यू टिप पे होनी चाहिए भाई, सब इसको मत भूलना, ठीक है। आपकी बाबू सोना आपके ख्यालों से निकल जानी चाहिए, लेकिन ये वैल्यूज नहीं निकलनी चाहिए। पूरे स्टील स्ट्रक्चर में यही यूज होने वाले हैं हर जगह, ठीक है। हम इनको भूल ही नहीं सकते, क्लियर ना? तो ये तो बात हो गई किसकी? टाउ मैक्स की। बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग, मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की। आप कहो तो ऊपर का इरेज कर दूं मैं, लिख लिया आपने? हाँ बताइए भाई रश्मि, आवाज आ रही है रश्मि आपको मेरी? हाँ बताइए, इरेज कर दूं मैं ऊपर? आप चलिए, यार आप बोलते रहा करिए, सत्यनारायण की कथा मत सुनिए, ठीक है। अच्छा लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। लिखिए लिखिए, क्या है ना, खुद की, खुद का लिखा ही मतलब है ना, राइटिंग आपको खुद की समझ जाएगी, तो जरूरी है नोट्स बनाना, जरूरी है ना। सारे लोग बनाते रहिएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? बियरिंग पता है क्या होती है? किसी को पता है बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा पी आर बराबर 0.75 एफ वाई। कोई बताएगा मेरे को बियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, क्या होता है बियरिंग स्ट्रेस? देखो, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हो, एक बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हो, कैसे रखी हो? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलम और फुटिंग। सबसे नीचे क्या होती है आपकी? फुटिंग। इसके ऊपर रख देते हैं अपन कॉलम, ठीक है, ये होती है आपकी फुटिंग। ये जो आपका कॉलम है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? फुटिंग के ऊपर। तो यहाँ से जो कॉलम पे लोड आ रहा होगा, ये कहाँ जा रहा होगा? फुटिंग पे। और भाई साहब फुटिंग ना कमाल का है, बोलता है, अब देखो फुटिंग को क्या करना चाहिए था? लोड देता ऊपर, लोड किसको ट्रांसफर कर देगा? सॉइल को। बीम से लोड आया था कॉलम के ऊपर, कॉलम दे दिया फुटिंग को, फुटिंग ट्रांसफर करेगा सॉइल को। और ये सॉइल बोलेगी बस अब मैं किसको दूं भाई, है ना? मैं किसको दूं? क्या करेगा? चलो मैं तुम्हें को देती हूँ। ये इस लोड के खिलाफ एक और लोड लगाने लग जाएगी। जो आप फोर्स नीचे दे रहे हो ना, सॉइल फुटिंग से नीचे जो लोड ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो सॉइल में, उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिसको जिस जिस फिनोमिना को बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ऐसे ही ये जो रिएक्शन देने लग जाएगी फुटिंग की, अब फुटिंग बोलेगा अच्छा सॉइल तो मेरे को दे रही है, तो मैं किसको ट्रांसफर करूं? तो ये फिर कॉलम को देने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉलम का लोड आ रहा है, ठीक है, जो कॉलम का लोड नीचे जा रहा था, उसके अगेंस्ट एक नीचे से लगने लग जाएगा प्रेशर, है ना, एक नीचे से स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेस को बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई? इसी स्ट्रेस को बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। अब आगे बात समझ में क्या? हम्म, ओके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी लेते हैं? 0.75 एफ वाई। कितनी लेते हैं? 0.75 एफ वाई, ओके। तो ये हो गया आपका क्या? परमिसिबल वैल्यू जो आपको याद रखनी है। एक चीज और है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या भाई? फैक्टर ऑफ, क्या बोल रहे हो?
सिग्मा बी आर, सिग्मा माने स्ट्रेस, बी आर माने बियरिंग, सिग्मा बी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, अगला है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये हमारे लिए बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये बड़ी जरूरी चीज है। क्यों है भाई? हाँ, कुछ नहीं, चलिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS क्या होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो, मैंने आपको बताया कई बार कि, ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लो अपन कोई मटेरियल है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग को पता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ पता है। अब अगर उतना ही अपन लोड लगा देंगे उस पर, मैक्सिमम परमिसिबल के बराबर ही लोड लगा देंगे, तो फ्यूचर में, फ्यूचर के अंदर अगर उतना ही लोड अपन लगा देंगे तो फ्यूचर के अंदर होगा क्या? फ्यूचर के अंदर अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा लोड आया, ठीक है, सपोज दैट, कल को हुआ क्या है समझिए थोड़ा स्टोरी। आपने अपना घर बनाया था कि मेरे घर में 50 लोग रह सकते हैं, चलो मेहमान वेहमान आपने गिन लिए अपने, 50 लोग रह सकते हैं, ठीक है। अब कल को आपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, अपने बच्चों की शादी हो गई, कल को बर्थडे पार्टी में ऑर्गेनाइज करी, आपने बुलाया मान लीजिए 20 लोग को कि भाई साहब ये 20 लोग हैं, चलो बहुत करेंगे, अपने लड़के लेके आएंगे, तो कितने लोग को लेके आएंगे? 30 लोग को लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपने भतीजे को, अपने भाई के लड़के को, अपनी बहन के लड़के को, कुछ दो चार पड़ोसियों को, सभी लोग लेकर के आ गए। और ऐसा करके मान लीजिए आपने बुलाया 20 को था, आ गए 50 लोग, ठीक है, मुफ्त का इंजॉय करने पार्टी, 50 लोग आ गए, ठीक है। अब आपकी स्ट्रक्चर पे लोड बढ़ा ना, ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर पे अचानक लोड बढ़ गया ना, भैया आपने तो अपना स्ट्रक्चर डिजाइन किया था 50 के हिसाब से, अब ऑलरेडी आप 50 और 50 और आ चुके हैं, आपका स्ट्रक्चर मैक्सिमम तो 70 को सही सकता था, अब हो चुके 100 लोग, तो वो जो 30 का एक्स्ट्रा वजन आ रहा है ना, अब आपने तो एकदम परमिसिबल लिमिट में जाकर डिजाइन किया है ना, कि इससे ज्यादा अगर लोडिंग आएगी ना तो मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा भाई, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दे सकता अपने स्ट्रक्चर को लोड। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अब तो आ गए 100 लोग, है ना, तो स्ट्रक्चर पे लोड आ गया, है कि नहीं? आप बुरा नहीं मानोगे, ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बुरा मान जाएगा उस टाइम पे, है ना, आप तो बुरा नहीं मानोगे भाई, चलो ठीक है आ गए, क्या है, 2 केक खिलाइए और भगाइए इनको, है कि नहीं? लेकिन आपका स्ट्रक्चर बुरा मान जाएगा, भाई मैं तो नहीं सह रहा इनको अब, है ना, आप बर्दाश्त करो, करना है तो, मैं नहीं कर रहा, और स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर की तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी थी? 70 लोग की, आ चुके हैं 100 लोग, तो मतलब ये 30 लोग का एक्स्ट्रा वजन आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भैया ऐसा करो, इसके परमिसिबल लिमिट के बराबर आप लोड दो ही ना इसको, मतलब ये ले कितना सकता है? FY ले सकता है, यील्ड स्ट्रेस ले सकता है, इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है? यील्ड स्ट्रेस के बराबर है। तो एक काम करो, इसको इतना लोड ना दो, इससे थोड़ा सा कम ही दो, ताकि कल को अपने बच्चे चले के आए ना तो भी एडजस्ट हो जाए, हमारा स्ट्रक्चर ना बुरा ना माने, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं देते स्ट्रक्चर, कुछ कम देते हैं। अब कम कितना देंगे? तो कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, जैसे स्टील के लिए 1.2 बोल देते हैं, तो मतलब जितना यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील का कितना है? 250 है, ठीक है, तो 250 से आप 1.2 से भाग दे दो, या कि 1.5 से भाग दे दो, चलो 1.5 से भाग दे दो, तो कितना बचेगा? लगभग 110 120 के आसपास बचेगा, ठीक है, जितना ही बच रहा है, 150 दे देना भाग जितना बचेगा, ठीक है। तो ये जितना बचा ना उतना फिर लोड देंगे अपन, है ना, मतलब इसके औकात तो 250 के, अपन इसके अंदर 150 ही लोड दे रहे हैं। कितना लोड दे रहे हैं? केवल 150 दे रहे हैं। क्यों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के, एक सुरक्षा है खुद के लिए, कि कल को अगर मेरे घर में 2-4 लोग ज्यादा आ गए, स्ट्रक्चर पे लोड आ गया, भूकंप आ गया, तो लोड आने के कारण मेरा स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए यार, है ना, मेरा स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस आउट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस, ये यील्ड स्ट्रेस क्या है? वही जो मैंने 250 बताया, आउट ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस बोल सकते हो, परमिसिबल स्ट्रेस, या इसको वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। ये होती फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक प्रकार का अनुपात है, एक रेशियो है, यील्ड स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितने पर आप काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने, इसकी ओरिजिनल औकात 200 है, ठीक है, कितनी है? 200 है, सॉरी 250 है, यील्ड स्ट्रेस 250 मटेरियल की, आपने इसको, आप काम कितने पे कर रहे हो, काम मतलब कितना लोड दे रहे हो, तो आप मान लीजिए लोड दे रहे हो इसको 150, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई? 250 बटे का 150, डिवाइड करके देख लो जितना आंसर होगा, है ना। तो ये होती है अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 1.5 1.2 ऐसा करके लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो बताएंगे अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन कौन सी यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा आरसीसी के अंदर कई प्रकार के, WSM मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होती है, ठीक है। WSM मेथड में स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग लेते हैं। WSM मेथड में स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 लेते हैं, ठीक है, और कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं? 3 कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं?
3 लेते हैं। एलएसएम मेथड में अलग लेते हैं। एलएसएम मेथड में जो उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने लेते हैं, 1 पॉइंट, सॉरी कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, 1.5 लेते हैं। और स्टील के लिए कितना लेते हैं, 1.15 ले लेते हैं। सही है ना, ले लेते हैं 1.15। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। मतलब जो आपकी यील्ड स्ट्रेस, उनको इनसे भाग देने करके आप उनकी स्ट्रेंथ को दोगे, उतना लोड दोगे। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यील्ड स्ट्रेस आउट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके भाई, क्लियर, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कहीं पे आगे समझ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए ओके, तो यहाँ से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। इससे पहला एक लेक्चर कल का और आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब बनाएंगे अपन कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको ना, 4 प्रकार कनेक्शन पढ़ते हैं अपन। कौन कौन से, रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड और पिन कनेक्शन। 4 प्रकार के दुनिया में कनेक्शन है, रिवेटेड, बोल्टेड, पिन और वेल्डेड। 4 प्रकार में आपके सिलेबस में केवल 2 ही है, एक तो रिवेटेड पढ़ेंगे, दूसरा वेल्डेड पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रकार कनेक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से कनेक्शन की डिजाइन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कनेक्शन की डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो लोग नहीं आ रहे लाइव, वो लोग आए लाइव, लाइव में पूछ सकते हो। आप नहीं आ रहे तो फिर वीडियो देख लो, तो कुछ भी कर लो बस। ठीक है, ओके, तो ये कनेक्शन है टोटल। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दूं मैं, अगर आप लोग लाइव आना चाहते हो तो नीचे मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक या व्हाट्सएप का नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करो, लिंक मैं सेंड करूंगा। देन आप सुबह 9:30 बजे डेली स्टील की क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। अभी 2 से 3 दिन के बाद अपन QC सेकंड स्टार्ट करेंगे, अभी 10:15 से। ठीक है, जस्ट इसके बाद 10:15 से 11 तक 45 मिनट की क्लास QC सेकंड की, 2-4 दिन के बाद। पर फिलहाल इतनी चीज समझ में आ गई ना आपके। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टील डिजाइन का। ठीक है, कोई दिक्कत स्टील में, डाउट है कोई, कुछ कुछ है मन में ऐसा जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है पूछना चाहिए मेरे को। हाँ? कौन है भाई, राज, राज हो आप? ओहो राज, टन 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 टन। हाँ, चलिए बताइए, कुछ है डाउट वाउट आपके? अभी कोई डाउट नहीं? डाउट बनाइए भाई साहब, है ना। डाउट 2 ही कंडीशन में नहीं आ रही डाउट, या तो आपको पूरा समझ में आया, ये तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप किस कंडीशन पे स्टे कर रहे हैं, पूरा आगे समझ में है? अच्छा अच्छा, दोबारा, अरे टेंशन मतलब, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो यार दोस्तों, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हो यशोदा? अच्छा अच्छा, आ गया, बढ़िया जी। यशोदा क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल 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 भाई, इसीलिए तो लाइव कर रहे हैं ना। ठीक है, ओके। और तो इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगला चैप्टर है कनेक्शन। कल का लेक्चर बहुत अत्यंत जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का नहीं समझोगे तो पूरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। जो लोग लाइव नहीं उनको बोलो आ जाए। कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग वगैरह भी ऐसा करके अपने स्टील करेंगे, 2 महीने के लगभग चलेगा अपना बैच। ठीक है, देखो यार, मेरे को एक चीज ध्यान रखना, मैं 2 चीजों को बहुत पक्का हूँ। पहली चीज तो टाइम का और डेट का, एक भी दिन कोई गैप मत करना, और एक भी दिन कोई लेट मत होना। अगर क्लास आपकी 9:30 से, तो इससे पहले आप अपने सारे काम, ठीक है, जो भी होते हैं सब निपटा लीजिए, एकदम सीरियस रहिए यार। जिंदगी में बताऊं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी को मत दीजिए, मम्मी पापा तक को मत दीजिए इंपॉर्टेंट। उनको पता है कि एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे तो सब कुछ सही है। बोल दिया करो मेरी 9:30 क्लास है, मैं नहीं करूँ कुछ भी काम। सीधी सी बात, अगर कुछ काम है तो एकदम रिजिड हो जाइए। बाबू सोना गुस्सा हो जाती, हो जाने दीजिए, एक दिन तो गुस्सा हो ही जाएगी, कल को आप कैरियर सफर नहीं करोगे, कैरियर में सक्सेसफुल नहीं होगे तो हो ही जाएगी गुस्सा ना, सीधी सी बात है, तो आज ही हो जाने दो। देखो, सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, तो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज को मत दो, आप किसी भी चीज को मत दो। यकीन करो, एक दिन ये पढ़ाई आपको उस जगह ले जाएगी ना। वो कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। टाइम है पीने का यार, खूब पियो मन लगा के, है ना। ऐसे दहाड़ोगे ना जिंदगी में, जहां खड़े होगे तुम्हारी वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे 3 साल टाइम वेस्ट करके निकल जाओगे ना, बगल में सिविल इंजीनियरिंग का टैग लेके, कसम से बोल रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आपसे कोई चीजें ना बनेगी। इंपॉर्टेंट आज की डेट में नॉलेज है आपका। ठीक है, आ रही समझ में चीजें? हाँ भाई, तो किसी जिंदगी में कभी भी
कोई ना तो इंसान हो ना कोई चीजें हो, अपने पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में आपके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक तरफ रखिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। ये रहा, एक बार सक्सेसफुल हो गए सारी चीजें फिर मिल जाएंगी यार, जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। बस आप सफल होनी चाहिए जिंदगी में, ठीक है। ओके, चलिए, आशा करता हूँ ये स्टील लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। और जो लोग नहीं देख पाते हो जाके, ठीक है, 30 मिनट पे नहीं, यूट्यूब पे जाके देखा करो लेक्चर को, ठीक है। अगर हो सके कल से अपन यूट्यूब पे लाइव करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे आइएगा। हाँ, यूट्यूब पे भी लाइव करेंगे, लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है हमारा, है ना। अभी टेस्ट नहीं किया कि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर 30 मिनट पे चल रहा है तो यूट्यूब पे सेम टाइम पे, कोई नहीं, टाइम पे एकदम सेम, 9:30 तो 9:30 फिट कर लीजिए अपना कांटा। इससे पहले नाश्ता खाना पीना नहाना धोना सब कुछ फ्रेश, कॉपी पेन लेके 9:30 एकदम बैठे रहिए। ये 2 से 3 महीने जो है आपकी, क्योंकि आप अभी 6th सेम पे हो, आगे चल के कोई कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहोगे ना, अगर मान लीजिए इसी फील्ड में रहना तो। बैक टू बैक अभी अक्टूबर में व्यापम की सब इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है। कितना सही टाइम पे मैं आपको बैच पढ़ा रहा हूँ। अक्टूबर पे व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी आएगी। आपका ये क्यूएससी सेकंड और स्टील आप साथ में कवर कर लोगे, बैक टू बैक हमारे व्यापम को बैच चलेगा, यहाँ से उठ के वहां चले जाओगे, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। और जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ करके अक्टूबर में पेपर दे दोगे। तो रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बैठने की तैयारी कर लीजिए, अगर पेपर ऊपर देना है आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है तो यही वो टाइम है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कभी जब पेपर डिप्लोमा हो जाए फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे करना, इसके बाद फिर कहीं कोचिंग, ऐसा नहीं होता, साथ साथ तैयारी करिए, सीरियस हो जाइए, ठीक है। अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, साथ में तैयारी रहेगी। अभी चल रहा है आपका जो मई जून चल रहा है, ठीक है। अभी साथ में करते जाइए, 3-4 महीने के अंदर हम लोग को बैच आएगा, लगातार पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है। और साथ में जब पेपर हो तब दे दीजिएगा। पढ़ाई छोड़िए मत कभी, अभी कोरोना चल रहा है पर ये खत्म होगा। पिछले साल भी ऐसा सोच रहे थे बस हो गया तो जिंदगी खत्म होगी, कोई एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सारे एग्जाम होंगे, सारी भर्तियां होंगी, थोड़ा लेट होंगी लेकिन भर्तियां सारी होंगी। आपको प्रिपेयर करके रखना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है, ठीक है। वैसे जब भी वैकेंसी आए मैं तो दूंगा और मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए, अक्टूबर तक में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर या नवंबर, बहुत हद तक गया तो नवंबर अक्टूबर में आ जाएगी, वैसे हर साल को उसका नियम ही है। और जाके पेपर होगा जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा, उसके 1-2 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर चाहते हो कि अगले साल तक जॉब ले लो आप, अगले साल आधे महीने तक जॉब ले लो, मतलब 1-1.5 साल के अंदर, तो दोस्त जान तो लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ बिना मेहनत किए, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा लेक्चर, समझ में आया। कल टाइम पे सारे, है ना, एकदम सीरियस रहिएगा। जो नहीं पढ़ना जाने दीजिए उनको, भैया वो अच्छा समझिए, ये समझिए कि आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं, है ना, ना पढ़ करके आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे थोड़ा ज्यादा पढ़िए, ठीक। समझने वाला दिमाग है ना यार। अगर आपकी क्लास के लड़के 60 लोग में से 50 लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपका कंपटीशन और कम हो रहा है, ठीक है। और आप उनसे पहले ही जान लगा दीजिए, तो आप एग्जाम में जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। फिर आपको देख करके तैयारी शुरू करेंगे अपनी, तो ऑलरेडी आपसे 1 साल पीछे रहेंगे। और हर साल वैकेंसी डिक्रीज हो रही है तो उनके लिए कंपटीशन और ज्यादा होगा। ऐसे बैठ के एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। एक झलक डालिए अपनी जिंदगी पर और कर जाइए कुछ ऐसा कि जिंदगी में दुनिया का चलना चाहिए आपके जैसा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलें नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। हम्म। ओके, 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 मोस्ट वेलकम।